यस, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। आज 2020 का आखिरी दिन है, तो विश करता हूँ मैं कि आने वाले समय में 2021 सब कुछ अच्छा हो और कोरोना वायरस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ऐसे तो संभावना अभी तक नहीं है, लेकिन देखिए क्या होता है, ठीक है? तो मैं विश करता हूँ सब कोई अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिएगा और फिर से कोरोना का एक लहर उठ रहा है यूरोपीय कंट्री में और दिल्ली में भी आ चुका है। मैं खुद दिल्ली में रह रहा हूँ अभी, ठीक है? तो यहाँ पर कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहा हूँ। ख़ैर बस अच्छे से रहिएगा। ये साल किसी तरह बीत गया, मार्च से लेकर के दिसंबर पूरा खत्म हो गया, अंदर ही अंदर सब कोई रहे हैं, ठीक है? और ऑनलाइन से ही बहाने हम लोगों ने मुलाकात भी किया। चलिए, अब मैं आता हूँ पॉइंट पर ये है कि हमने सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दिया सोशल स्टडी का। तो मैंने पहले 2 क्लास दे दिया जो प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है। आज ये तीसरा क्लास है। तीसरे क्लास में मैंने आज नवंबर 2012 का सेट उठाया है। इसे मैं हम लोग आज सॉल्व करेंगे। नवंबर 2012 का सेट है ये और ये सेट नंबर मेरे पास डब्ल्यू है, याद रखिएगा, ठीक है? तो आज मैं इससे स्टार्ट करता हूँ। तो आज ये तीसरा क्लास हो जाएगा। तो आज फिर से मैं 30 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा और पॉज़ मत करिएगा या फिर स्किप मत करिएगा, मतलब पॉज़ करिएगा सॉल्व करने के लिए, स्किप मत करिए क्योंकि बीच-बीच में मैं कुछ-कुछ एक्सप्लेन करता चला जाता हूँ, ठीक है? चलिए, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़, हाँ, रुकिए। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बता देता हूँ। बहुत लोगों का कहना है कि सर कोई ग्रुप वगैरह, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप डाल दे रहा हूँ। फेसबुक पर ग्रुप मैंने आईक्यू अड्डा के नाम पर डाल दिया है, आप वहाँ जाकर जॉइन कर सकते हैं। प्लस मैं इंस्टाग्राम पर भी आ चुका हूँ, तो कुश कुमार 8, सुन लीजिए, कुश कुमार 8943 सर्च करिएगा तो मैं वहाँ पर मिल जाऊँगा। आप मुझे वहाँ भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप पर ग्रुप मैंने ऐड कर दिया, स्पेशली टैट वालों के लिए, बहुत लोगों का कहना था इसलिए, ठीक है? तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुश कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आईक्यू अड्डा एंड ईजी लर्निंग। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है? तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये सीडीपी के शुरुआत के 30 क्वेश्चन होते हैं, फिर मेन पेपर हमारा होता है 60 मार्क्स का, क्योंकि लेवल 2 है। हो सके तो मैं ईवीएस भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? जल्दी से आ जाओ भाई, ठीक है? ईवीएस में स्टार्ट कर दूंगा, देख रहा हूँ मुझे टाइम मिले तब। मैं अभी घर से बाहर हूँ, आप लोगों को पहले ही बताया था। मैं अभी आउट ऑफ स्टेट हूँ, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ अभी कुछ दिनों से, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत मुझे यहाँ पर हो रही है, ठीक है? तो कहाँ चला गया, आ जाओ भाई। हाँ, ये हमारा आ गया सोशल स्टडी पेपर 2 नवंबर 2012। तो चलिए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, मैं बेसिकली हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? और इंग्लिश वाले देर नोटिस करते जाइएगा क्या आंसर होगा, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है? तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 31 से है। क्वेश्चन 31 क्या कहता है? कहता है पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है। मतलब कौन सा ऐसा पिंड है जिसके पास अपना लाइट नहीं है, अपना प्रकाश नहीं, ना ही उसमें अपनी गर्मी है, ना उसमें अपनी ऊष्मा है, और नहीं ये मतलब या गर्मी या ऊष्मा। तो उन सभी को क्या कहते हैं हम लोग? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है तारे, दूसरा ऑप्शन कहता है तारामंडल, तीसरा कहता है ग्रह, चौथा कहता है खगोलीय पिंड। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी देखिए, मैं आप वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन देते रहिएगा, मैं आपको सीधा सीधा आंसर दे देता हूँ, ठीक है? देखिए, जिनके पास अपनी जो ऐसे पिंड जिसके पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती उसे हम ग्रह कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर जाएगा ग्रह कहते हैं। क्लियर है? यदि मैं इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो बहुत लंबा भी चल जाएगा, लेकिन बेसिक टर्म आप समझिए। जिनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होते हैं उसे हम तारा कहते हैं। जैसे सूर्य एक तारा है, ठीक है? वो हमारे सेंटर पर है, बाद बाकी सारे प्लैनेट्स इसके आजू बाजू राउंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं। क्लियर है ना बात को? ठीक है? तो ये हमें क्या देता है? प्रकाश भी देता है, और ये हमें क्या देता है? ऊष्मा भी देता है, जो सन हमारा सेंटर पर है। क्लियर है ना? मैं फिर से बताता हूँ, अभी लिख नहीं पा रहा हूँ, पूरा हाथ मेरा ठंड से एकदम आगे आगे बढ़ता हूँ मैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है? 32 क्या कहता है? स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं? आपको पता होगा इसका आंसर, लेकिन फिर मैं पढ़ देता हूँ ऑप्शन। स्थल मंडल, परिवेश, पर्यामंडल, पर्यावरण, या फिर जैव संसाधन, जैविक संसाधन। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, ठीक है? लिथोस्फेयर बोलते हैं, सराउंडिंग को कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं, या बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जल्दी से बताइए। देखिए, इसका आंसर होगा पर्यावरण, क्योंकि इसका संधि विच्छेद यदि हम लोग करते हैं तो परि जोड़ आवरण होता है। परि मतलब जो चारों तरफ से घेरे रखने वाला आवरण है ना। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सभी जीवों को घेरे हुए रहते हैं, तो इसका आंसर पर्यावरण हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? 33 कहता है जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी इमेज के साथ, मतलब प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं उसे? तो समय जूम कर लेता हूँ, ठीक है? वीडियो नहीं करना चाहिए आई थिंक ना, कुछ ज़्यादा छोटा लग रहा है ये, ठीक है? आई विश नहीं कटे, है ना?
चलिए नहीं कटेगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, भेदभाव कहते हैं, रूढ़िवाद कहते हैं, प्रताड़ित कहते हैं या फिर मूर्ति कहते हैं। किसी के इमेज के साथ किसी का इमेज मतलब मान लीजिए मैं सपोज़ मैं कोई एक्स बंदा उसका मैं किसी और के साथ जोड़ देता हूँ, रिलेशन बनाता हूँ, वाई के साथ बनाता हूँ, है ना? तो क्या एक तरह से इसका इमेज का कंपेयर कर रहे हैं ना हम, तो इस तरह की भावना को हम क्या कहते हैं? देखिए, इसका आंसर होगा रूढ़िबद्ध धारणा। इस तरह के जितने भी विचारधारा होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। अब बोला जाएगा सर भेदभाव क्यों नहीं होगा? भेदभाव भी तो हम लोग करते हैं। 1 मिनट रुकिए, पॉज़ करता हूँ मैं। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे? तो सवाल उठता है कि सर भेदभाव क्यों नहीं करते? देखिए, डायरेक्ट हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कहेंगे। हो सके तो हम उसके साथ अच्छी पॉजिटिव वे में कंपेयर कर रहे हों, इसलिए भेदभाव इसका आंसर हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते। लेकिन विचारधारा के अनुसार से रूढ़िबद्ध एक ऐसी धारणा या ऐसी विचार है, जो विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों का या कुछ बातों के कारण उम, किसी के साथ रिलेशन हम बना देते हैं, उसका उसका संबंध जोड़ने का कोशिश करते हैं, तो ये सही बात नहीं है। हर कोई डिफरेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। आप एसटीडी में पढ़े होंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? कितूर कितूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है फिर से। पहला कहते हैं अहिल्या होलकर, दूसरा है रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा है रानी चेन्नम्मा और चौथा आपके पास नाना नाना फादनिश। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएगा। अच्छा, फैडनिस है यहाँ पर, ओ हिंदी में कुछ है। जल्दी से देखिए, आप लोग आंसर दे दीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रानी चेन्नम्मा। एक बात मैं बताता हूँ, हुआ क्या था कि कितूर में ठाकरे साम्राज्य, ठाकरे वंशज बोलिए, ठीक है, उनका शासन था। लेकिन उसके जो प्रशासन में वो ब्रिटिशों के अंदर आ गया था, उस ठीक है, उसके हाथ में। तो इसी के मतलब आपको पता होगा ब्रिटिश हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया करता था। उसी के विरोध में रानी चेन्नम्मा, वहाँ की जो रानी थी, वो अगेंस्ट चली गई थी, आंदोलन कर दी थी। देखिए, याद रखिएगा, कभी कभी बोला जाता है कि रानी चेन्नम्मा को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है महिलाओं में। क्लियर है? कभी कभी, ठीक है, तो इस पर आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन आज का 35 कहता है मुगल वास्तुकला मिश्रित है। ये बहुत कंफ्यूज करने वाला सवाल है, लोग ये फंसते ही फंसते हैं। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या जाएगा, ठीक है? देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, कोशिश करिएगा सॉल्व करने का। पहला ऑप्शन है इसके पास अरब और भारतीय, दूसरा ऑप्शन है फारसी और भारतीय शैली, तीसरा है तुर्की एवं अफगान शैलियाँ और चौथा है तुर्की व फारसी शैली। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर जाएगा आपको भारत का है। सबसे पहले याद रखिए इसको एलिमिनेट कैसे करते हैं। मुगल भारत में आए थे, ठीक है, तो सबसे पहले भारत का कहीं ना कहीं प्रभाव रहेगा ही रहेगा, तो इसलिए ऑप्शन 3 और 4 कैंसिल करिए। क्लियर है? अब बचा हमारे पास एक और दो बचने के कारण हम क्या करेंगे, ठीक है, 1 और 2 बचने से अरब को कैंसिल कर देंगे। कि आप इस तरह याद रखिए ना कि अरबी थे वो लोग, लेकिन अरब का कुछ ने लाए, फारस से उठा कर ले आए, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा फारस और भारतीय शैली मिल करके मुगलों की वास्तुकला बनी हुई है, ठीक है। मैंने तरीका बता दिया एलिमिनेट करने का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? 36 कहता है संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिसका अभी उपयोग नहीं किया गया है, उन्हें कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पहला है ऑप्शन संभावित संसाधन, दूसरा है वास्तविक संसाधन, तीसरा है बेकार संसाधन, चौथा है मूल्यवान संसाधन। सबसे पहली बात तो बेकार कोई संसाधन होता नहीं, कहीं ना कहीं हम उसका यूज कर ही लेते हैं, तो ऑप्शन 3 ऐसे ही हम लोग कैंसिल करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। मूल्यवान, वो कितना मूल्यवान है इसके बारे में अभी हम कैसे निर्धारित कर लेंगे, उसका वैल्यू क्या है ना। अभी कौन सा संसाधन सस्ते रेट का है या महंगे रेट का है, क्लियर है। अब आते हैं वास्तविक जो है, जिसको अभी हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, मूर्त है हमारे लिए, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए एक ही बचता है संभावित। क्यों? क्योंकि अभी तक हम क्या करते हैं, उपयोग नहीं किए हैं, लेकिन हमें एक अनुमान है कि वो है। जिस तरह साउथ चाइना सी में कहा जाता है कि लाखों मतलब स्क्वायर किलोमीटर में समुद्र के नीचे बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए भी वहाँ पर चाइना अपना हिस्सा या फिर अपनी दबदबा बनाने का कोशिश कई सालों से कर रहा है, क्लियर है। तो इसको कहते हैं वो संभावित संसाधन, क्योंकि अभी तक हम लोग उसका यूज नहीं किए। फिर अगला क्वेश्चन कहता है भारत के मानक देशांतर क्या है? पहला ऑप्शन है 82, वो लड्डू सा क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज लोग कर जाते हैं, मैं बता देता हूँ सोल्यूशन इसका, ठीक है। पहला ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, दूसरा ऑप्शन है 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर, तीसरा ऑप्शन है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर और चौथा ऑप्शन है 83 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका भी सीधा सीधा आंसर यदि मैं लगाऊँ यहाँ पर तो 82.5 होगा, मतलब 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। सबसे पहले याद रखिएगा मिनट को है ना, हम लोग यहाँ पर 1 मिनट, रुक जाइए, यहाँ पर
5:30, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मिनट है ना 30 मैंने यहाँ पर नोटिस करने लगा था, नहीं ठीक है 50 के पॉइंट से हम लोग नापते हैं इसको, ठीक है क्लियर है। तो यहाँ पर 82.50 के नाम से 50 मिनट पूर्वी देशांतर के रूप में हम इसे जानते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज मत होइए, पूर्व की तरफ है, पश्चिम जैसे आएगा सीधा उड़ा देना है, ठीक है, एलिमिनेट कर देना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। 38 कहता है जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परत दर सेल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, अग्नि शैल कहते हैं, कायांतरित शैल कहते हैं, अवसादित शैल कहते हैं, या प्रारंभिक शैल कहते हैं। एक बार मुझे ये इंग्लिश में पढ़ने दीजिए। व्हेन रॉक फ्रेगमेंट्स गेट कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड टू फॉर्म द लेयर ऑफ रॉक, अच्छा ठीक है, इग्नियस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री प्राइमरी रॉक्स, ठीक है मैं समझ गया। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें परेशान मत होइएगा, सीधा सीधा जानिएगा। इसका मतलब होता है अवसादी शैल होता है जो अवसाद निर्माण करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं वो, जब वो प्रेशर उस पर पड़ता है या फिर वो क्या कहते हैं हाँ प्रेशर और कठोरता से, मतलब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि कठोरता से वो क्या करता है परतदार चपटे टाइप के बन जाते हैं, इसलिए उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, मतलब अवसादी सेल कहते हैं। क्लियर है। आगे मैं बोलूँ, कहता है जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे हम कहते हैं। कल ही हमने पढ़ा था इसके बारे में, हमने संविधान में अपनाया है इसे, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। तो उससे क्या कहते हैं, जब राज्य किसी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है तो उस प्रकार की राज्य व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। इसको समझाने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है हमारा, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये भी थोड़ा टिपिकल बन सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप सवाल है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। मैं हिंदी में ही जूम कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, इंग्लिश वाला कट रहा होगा तो सॉरी उसके लिए। कहता है यह लोक नृत्यों में सदा श्रेष्ठ होते हैं। दूसरा कहता है शास्त्रीय नृत्यों में 8 मान्य रूप हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है। और चौथा अंतिम ऑप्शन है कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप इसका आंसर जल्दी से बताइए, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, देखिए सीधा सीधा इसका आंसर होगा, ये जो हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है ना, ये कुल 8 प्रकार के माना गया है। अब इसको मान्यता कौन किसने दिया है, ये भी सवाल आपके पास उठता है। तो याद रखिएगा, संगीत नाटक अकादमी जो है, संगीत नाटक अकादमी, याद रखिए अभी उसके ब्रांच बहुत जगह साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है, ठीक है। तो संगीत नाटक अकादमी ने भारतीय नृत्य शैलियों को 8 रूपों में दिया है, 8 मान्यता दिया है। बात समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। आगे अच्छा ये सब सारे क्या होते हैं, देखिए आगमन नर्तकम नामक एक अनुष्ठान है, ठीक है, क्या नाम है, आगमन नहीं आगम, ठीक है, आगम नर्तकन नर्तनम, ठीक है, नर्तनम नाम है एक्चुअली, ठीक है, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, ठीक है, ऐसा ऐसा उटपटांग सा नाम है ना, ठीक है। तो आगम नर्तनम नामक एक अनुष्ठान है, वो क्या करता है, जो शास्त्रीय नृत्य वगैरह होते हैं ना, उनकी इस अनुष्ठान के अनुसार वो मंदिरों में जो नृत्य वगैरह होते हैं ना, उससे संबंधित इसे माना गया है, इसलिए इसको एक मतलब नाट्य के शास्त्र के रूप में एक अलग पहचान देने के लिए इसको एक मतलब मान्यता भी मिली है। क्लियर है ना, इसलिए जो संगीत नाटक अकादमी उन्होंने इसको मान्यता दी है। आगे बढ़ूँ मैं, आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 41 कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है। लड्डू सा सवाल है, जल्दी से करेंगे। पहला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, ये नहीं होगा क्योंकि दांडी यात्रा कब था, या भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का था। बात समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है, ये 42 का था, तो इसे ही हटा देंगे। सविनय विज्ञान आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन भी इसके बाद का है, ये तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 1 और 3 कैंसिल कर दिया। और होम रूल लीग, होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग कहेंगे, ये भी 34-34 के समय का था, तो वो भी बात हम लोग हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात आता है, एक ही बच्चा हमारे पास, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, इसी से हम लोग क्लियर करेंगे इसे। क्लियर है ना। अब ये सवाल उठता है कि सर ये कब उठा है, कब ये चला था, कब ये हुआ था, तो याद रखिएगा मैं इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए दांडी मार्च मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा अवैध रूप से समुद्री जल के जो नमक उत्पादन के विरोध में प्रारंभ किया गया एक प्रदर्शन था, ठीक है। अब ये कब स्टार्ट हुआ था, तो इसको हम लोग मार्च या फिर बहुत जगह डेट आपको 12 मार्च मिलेगा, लेकिन उतना डीप जाने का जरूरत नहीं, ये सीटेड है, ठीक है, लेकिन आपको डीप जाना है तो आप जान लीजिए 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था। अब ये क्या था, नमक पर भी टैक्स को हटाने के लिए इस पर विरोध किया गया था। बात से इसको सीधी कार्रवाई भी कहते हैं। एक चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ मुझे याद आ गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीधी कार्रवाई के नाम से भी हम इसे जानते हैं, सीधी कार्रवाई, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन रिएक्शन जो कहिए, ठीक है। और औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नामक एक अधिकार कानून के खिलाफ ये अहिंसक विरोध किया गया था गांधी जी के द्वारा। बात समझ गए, इसी को हम लोग कहते हैं सविनय अवज्ञा बड़े पैमाने पर चला था।
बात समझ में आ गया ना। ये कब चला था? 12 मार्च 1930 को, और इसको सीधी कार्रवाई भी कहा गया है नाम से, ठीक है। निम्नलिखित में से, सॉरी कहाँ चले जाते हैं हम लोग, ठीक है, मैं कहाँ चला जाता हूँ आपने, ठीक है। 42 कहता है निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है, 1 मिनट रुक जाइए, विच 42 है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इरोजनल लैंड, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑप्शन आपके पास है लोएस, डेल्टा, हिमोड या छत्रक शिला। जल्दी बताइए क्या है, ठीक है। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर मैं सीधा सीधा बता दूं, यदि आपसे बात पूछेगा कि अपर्दन स्थल पूछा है यहाँ पर, अपर्दन स्थल, तो हम लोग उसको कहते हैं मतलब मशरूम रॉक्स कहते हैं, मतलब इसको हिंदी में कहेंगे छत्रक शिला कहेंगे, मशरूम रॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इरोजनल लैंड कहते हैं। बात समझिए, अब मशरूम आपको पता होगा कैसा होता है, कैसा शेप में होता है, बात समझ में आ गया ना, ठीक है। यदि किसी में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। और मशरूम चट्टानों का निर्माण हवा के क्षरण के कारण होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, हवा में जो क्षरण होता है उसी से इसका निर्माण होता है। आगे चलते हैं, कहता है 43 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा स्रोत है। पहला पहला ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन, दूसरा है पवन, तीसरा है सौर ऊर्जा, चौथा है ज्वारीय ऊर्जा। तो इसका भी लड्डू क्वेश्चन है, लेकिन बहुत को कन्फ्यूज होते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा क्या क्या होता है। देखिए, परंपरागत ऊर्जा जो बहुत पहले से चलता आ रहा है, बहुत पहले से, और गैर परंपरा ऊर्जा क्या होता है, जो हाल में हमने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया है और हाल में हम लोग उसका प्रयोग करना शुरुआत किया है। डिफरेंस आपको समझ में आ गया। बहुत को ये समझते हैं कि परंपरा मतलब प्राकृतिक, नेचुरल जो हम लोग पाते हैं, सनलाइट भी हैं उसको ऐड कर लेते हैं, सौर ऊर्जा को परंपरा में जोड़ देते हैं। नहीं, परंपरा मतलब पहले से जो चलता आ रहा है, और गैर परंपरा मतलब जो हाल से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहली बात याद रखिए, जो ये जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल जो है, हम लोग बहुत पहले से हम लोग यूज कर रहे हैं इसको, है ना, प्रयोग में इसे ला रहे थे, इसलिए इसका आंसर ये होगा। अब बात हुआ पवन ऊर्जा, ये पवन ऊर्जा तो मॉडर्न टाइम में हमने प्रयोग करना शुरू किया ना। सौर ऊर्जा को भी हमने मॉडर्न टाइम में इसका यूज, पहले हम लोगों को उतना नहीं पता था, है ना। हमने हाल में ही जाना है, कुछ दशक पहले ही जाना है कि इसका बहुत सारा क्या बोलते हैं यूज में हम लोग ला सकते हैं। टाइडल एनर्जी भी हम लोग उसी प्रकार यूज किए थे, हाल से ही इस्तेमाल किए थे। तो एक ही पड़ता है आंसर, फॉसिल फ्यूल है। अब सवाल मत करिएगा फॉसिल फ्यूल क्या होता है, बड़ा मारूंगा मैं सॉरी, मारूंगा नहीं, बट डांट, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ बहुत परेशान। हाँ, तो अगला सवाल यहाँ पर है, पूछता है क्वेश्चन 44 कहता है भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। फट से इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, भारत के राष्ट्रपति, दूसरा है संसद, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा आप लोग। देखिए, इसका सीधा सीधा आंसर है भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल मैं पूछूं जल्दी से, ठीक है, पूछूं या नहीं पूछूं, पूछ देता हूँ, ठीक है। ये किस आर्टिकल में आता है, जल्दी से आप मुझे बताइए इसका आंसर, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत काम करते हैं। मैं नहीं बताऊंगा, एक काम करिए, आप इसको कमेंट बॉक्स में होमवर्क के रूप में ले लीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं खत्म करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में 45 क्या कहता है, कहता है मतलब आज का 15वां क्वेश्चन, कहता है विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया। इसका ऑप्शन है अकबर, शाहजहाँ, हुमायूं और जहांगीर। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा अकबर, ठीक है। एक ही आंसर है, अकबर है। अब अकबर क्यों, उसके बारे में यदि पूछा जाए तो इसमें बहुत सुंदर सा एक्सप्लेनेशन है। देखिए, अकबर ने ही सबसे पहले सुलह ए कुल जो कॉन्सेप्ट था, मतलब एक वो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनाया था सुलह ए कुल। उसमें क्या था, विश्व शांति का के प्रस्ताव रखा गया था, और उसी को लेकर के चले थे, ठीक है, जिसमें सार्वभौमिक शांति का भी कॉन्सेप्ट ऐड किया गया था। अब इसमें विशेषता क्या थी, अकबर इसमें सहिष्णुता जो कॉन्सेप्ट है, सहिष्णु जो शब्द आज हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको लेकर के सभी धर्मों को समान और सभी को एक माना, कोई भेदभाव नहीं किया था। साथ ही साथ क्या था, इसने ईमानदारी, न्याय और शांति, इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं, इन सभी को उसने ऐड किया था सुलह कुल में। अच्छा, इसके बारे में उसको कोई सलाह देने वाला हो तो उस अबुल फजल जो थे अकबर के, अकबर को सुलह कुल के लिए इसको एक मदद दिए थे, सलाह दिए थे। साथ ही साथ इसको एक नाम भी दिया था अबुल फजल ने। वो नाम क्या था, इसने नाम दिया था इर्द गिर्द शासन व्यवस्था करने में मदद करने वाला एक क्या होता है, शांति स्थापित करने वाला एक मतलब उस पर कोटेशन दिया था उन्होंने। क्लियर है, अब समझ में आ गया। आगे मैं बढ़ूँ, अब कहता है खालसा की स्थापना किसने की थी, ठीक है। शॉर्ट में मैं क्वेश्चन पढ़ दिए, रियल क्वेश्चन लिखा हुआ है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला है गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा है गुरु गोविंद सिंह और चौथा है गुरु तेग बहादुर। ये मेरे फेवरेट सारे हैं, सिखों के 10 गुरु, ठीक है।
मुझे बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए इसका भी सीधा सीधा आंसर है, एक ही है, गुरु गोविंद सिंह है। खालसा पंथ जो था उसकी स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अब खालसा क्या है, जिसमें एक तरीके से हम लोग रेस्ट हाउस हम लोग कहते हैं ना, जहाँ पर जाकर रुकते हैं। तो खालसा की स्थापना इस उद्देश्य से किया गया था कि जो युद्ध वाले होते थे या फिर जो व्यापारी समूह होते थे, वहाँ जाके वो रुक सके, स्टे कर सके, ठीक है। एक और चीज़ कि हाँ, वहाँ पर लंगर वगैरह का व्यवस्था आरंभ किया गया था बाद में। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना मार्च 1699, हाँ, मार्च 1699, 1699। बहुत सारे डेट होते हैं ना, तो कितना याद रखो, है ना, ठीक है। तो याद लेकिन सब रहते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद सब याद आया था, ठीक है। 1699 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं हम लोग। कहता है निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? तो सबसे पहले मतलब कौन सा ऐसा लेयर है, एटमॉस्फेयर लेयर है, जिसमें हम लोग एरोप्लेन को उड़ा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है आयन मंडल, तीसरा है समताप मंडल, चौथा है वह मंडल। जल्दी से देखिए आंसर आप बताइए। अब देखिए मैं ऐसे बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, हम लोग बेसिकली 5 लेयर मानते हैं, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मध्यमंडल जो है ना, उसको मध्य में रखिए, ठीक है। उसके ठीक नीचे यदि हम जाएंगे तो इसको आयन मंडल कहते हैं, ठीक है। और जो सबसे निचला वो बहमंडल हो गया। यहाँ तक वो तो कैंसिल हो गया, क्लियर है। तो उसके अकॉर्डिंग आयन मंडल, बहमंडल, यहाँ पर ऑप्शन 4 और ये खत्म कर दीजिए, ठीक है। अब सबसे ऊपर हमारा क्या आता है? सबसे ऊपर हमारा आता है क्षोभ मंडल, जिसको हम लोग ट्रोपोस्फियर कहते हैं, क्लियर है। अब सेकंड वाला हमारा आता है समताप मंडल, क्लियर है। तो इसका आंसर होगा सीधा सीधा समताप मंडल। अब समताप मंडल क्यों? देखिए समताप मंडल एक ऐसा लेयर होता है जहाँ पर हमारे जो बादल या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत कम होते हैं, ड्राई होते हैं लगभग, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, एरोप्लेन उड़ाना मदद मिलता है, सहायक होता है। यदि फिर से मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँ तो 5 लेयर होता है। सबसे ऊपर होता है क्षोभ मंडल होता है, फिर उसके बाद समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, आप लिखते जाइएगा, मैं जो बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आयन मंडल होता है, फिर जाके वह मंडल होता है, क्लियर है। इसका डिस्टेंस जनरली अभी तक तो मैंने देखा नहीं है सीटेट में, ठीक है, लेकिन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन बनाना है ना, तो उसे पूछ सकता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? क्या ऐसे संबंध रखता है? पहला ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, सीधा उड़ा दीजिए। फिर दूसरा ऑप्शन कहता है समानता का अधिकार, ये भी कैंसिल करिए। तीसरा है जीवन के अधिकार और चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी कैंसिल करेंगे क्योंकि ये आर्टिकल नंबर 32 है हमारे पास, क्लियर है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 के बीच में है। समानता आप बताइएगा किस में है। अब बच गया हमारा क्या है, ऑप्शन 3 इकलौता, तो जीवन की स्वतंत्रता। याद रखिएगा जब इमरजेंसी लगता है, आपातकाल यदि भारत में लगे, तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके जितने भी मूल अधिकार हैं सब निलंबित किए जा सकते हैं, क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन के लिए अधिकार, ही अनुच्छेद नंबर 21 है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? आज का 19 नंबर कहता है भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन है? कानून निर्माण करने वाला कौन होता है भाई? एक ही है, लड्डू। ये सेट लगभग इजी है, ठीक है। लड्डू लड्डू सा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा इजी मिलता ही नहीं, आप तो लंबे लंबे सेंटेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसका आंसर है संसद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते? मतलब कौन सा कह रहा है कि कौन सा ऐसा वन है जहाँ पर जो पत्ते झड़ने के या पत्ते गिरने का समय कोई निश्चित नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला कहता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पर्णपाती, ठीक है। दूसरा कहता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार, तीसरा कहता है शीतोष्ण सदाबहार, और चौथा कहता है शीतोष्ण पर्णपाती। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलिए अब मैं बताता हूँ आप लोगों को इसका आंसर, ठीक है। मैं जानबूझ के खुद भी छोड़ देता हूँ एक दूसरे, ठीक है। देखिए कहता है कौन सा ऐसा वन है जहाँ पर पत्तियों का झड़ने का एक निश्चित समय नहीं। देखिए साधारणतः हम लोग देखते हैं कि फरवरी खत्म होता है तो मार्च अप्रैल तक वो पतझड़ का समय आ जाता है, ठीक है, वसंत पंचमी बाद से, ठीक है। तो उस समय जनरली क्या होता है कि सभी पेड़ों के पत्ते गर्मी आने के कारण क्या होता है, सूख के गिर जाते हैं। लेकिन एक ऐसा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है, यहाँ पर पत्तियों को झड़ने का एक निश्चित समय नहीं होता है, क्लियर है। बात समझ में आ गया? अच्छा ये मतलब एक सवाल इससे पूछ सकता है आपसे, यदि मैं रहूँ तो क्वेश्चन ये बनाऊंगा, इस प्रकार के जो वन होते हैं यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो याद रखिएगा 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच में इसमें वर्षा होती है, क्लियर है। आगे मैं बढ़ूँ, एक और चीज़ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये भारत में जनरली पाया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी उष्णकटिबंधीय जहाँ पर क्षेत्र हैं भारत में, खास करके वहाँ पर पाए जाते हैं। आगे मैं बढ़ जाऊँ,
ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है। तो मतलब कह रहा है कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है, कौन सा एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन ज़्यादा करें, है ना, बढ़ा सकें हम उसको। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन है: वाणिज्यिक खेती, गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि और निर्वाह कृषि। जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा वाणिज्यिक कृषि। कॉमर्शियल जो फार्मिंग होता है उसके अंदर ये क्या कहता है, हमारा प्रोडक्टिविटी है ना वो बढ़ाता है, और ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं उसको मतलब उसके डोजेज़ बढ़ाते हैं, कुछ मतलब पेस्टिसाइड वगैरह हम लोग यूज करते हैं ना, कीटनाशक दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं अच्छे फसल के लिए ताकि अच्छा सो सके, है ना। और क्या बोलते हैं उसको, पेड़ कटाई, डिफॉरेस्टेशन सबको हम लोग कंट्रोल करते हैं। सबसे ये वाणिज्यिक किसी को खेती को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है, मदद मिलता है, तो इसका आंसर क्या होगा, वाणिज्यिक खेती होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 52 क्या कहता है? मैं बिहेवियर वाला किताबी भाषा नहीं समझाता हूँ, मैं बिहेवियर वास्तविक जो जीवन में चलता है उस टाइप के एग्जाम्पल्स देता हूँ ताकि आप समझ सकें। ठीक, किताब तो आप पढ़ते ही हैं, नोट्स आप पढ़ते ही हैं, लेकिन ऐसे टर्म छाटिए जो व्यवहार में आए ताकि आप इस चीज़ों को निकाल सकें, छाट सकें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में 52 क्या कहता है? जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती है और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती है, यह कहलाता है, क्या कहलाता है? इसे ऊपर कर लो थोड़ा सा, हाँ, कहलाता क्या है? औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक क्षेत्र, बाजार अर्थव्यवस्था और असेंबली लाइन समानुक्रम उत्पादन। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इस तरह के जो भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर औद्योगिक लाइन बाय लाइन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर रबर के फैक्ट्री, यहाँ पर मैं बोलूँ आयरन स्टील की कोई फैक्ट्री, यहाँ पर मैं किसी और चीज़ की फैक्ट्री, यहाँ पर कपड़ों का उद्योग है, तो सब यदि एक ही लाइन से यदि ऐसे करके बटे हुए रहते हैं फैक्ट्रीज वगैरह, तो हम उसे क्या कहते हैं, एक तरह का क्षेत्र हो गया, वो एक औद्योगिक क्षेत्र हो गया। वो बात में इंडस्ट्रियल मतलब लोकेशन, इंडस्ट्रियल रीजन बन जाता है हमारा। बात समझ में आ गया? तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ रीजन, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र, इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं हम लोग उसको औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है? ठीक है ना, सघन होता है, डेंस पूरा होता है, इस जगह का एरिया जो होता है, फैक्ट्रीज वगैरह बहुत होते हैं। ठीक है, मेरे सिटीज़ में बहुत हैं, मेरे मैं जिस जगह रहता हूँ जितने भी लाइन से डिस्ट्रिक्ट है पूरा फैक्ट्री से भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, कभी बताऊंगा कभी और। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? सीमा, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य या क्षेत्र? भाई साहब चुनाव से संबंधित है, आपको पता होगा, इसका लड्डू सा क्वेश्चन है, ये भी क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर होगा निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ से हम लोग वोट डालते हैं अपने क्षेत्र से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपना निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। क्लियर है ना? कॉन्स्टिट्यूंसी हम लोग इसको बोलते हैं। ये क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाते हैं ये सारे वर्ड्स, क्लास 5 से ही स्टार्ट हो जाते हैं ये सारे वर्ड्स, हमें देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? 54 कहता है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्री मत्स्य प्रचुर हैं, क्योंकि क्यों है ऐसा? अमेरिका का पूर्वी तट और जापान का आसपास, आपको पता होगा जब आप ग्लोब देखिएगा ना ऐसे करके, वर्ल्ड मैप ऐसे करके ध्यान से देखिएगा, तो अमेरिका यदि इधर से ख़त्म हो रहा है तो इधर से जापान इसको मिल जाता है, क्योंकि जब भी आप राउंड देखिएगा ऐसे करके मोड़ करके देखिएगा, कोई भी ऐसे करके देखिएगा, तो अमेरिका यदि यहाँ ख़त्म हो रहा है तो जापान इधर से स्टार्ट होता है, तो ये एक तरीके से नज़दीक बन जाता है। पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर इस वाले रीजन में है। क्लियर है ना? आगे मैं चलता हूँ, अब ऑप्शन में पढ़ता हूँ। ठीक है, कहता है तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है। दूसरा ऑप्शन है दुरंतित तटीय क्षेत्र है। तीसरा ऑप्शन है तट के साथ गर्म धारा बहती है। चौथा ऑप्शन है गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। इसका भी आंसर मुझे मिल गया है, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सीधा सीधा आंसर है 4th नंबर, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ठंड और गर्म दोनों एक साथ जाकर के मिल जाता है। सच बताऊँ तो मैंने कई दिनों से, कई महीनों, मतलब साल बोल सकते हैं आप, ठीक है, सालों से मैंने सीटेट का कुछ पढ़ा नहीं है, बट क्वेश्चंस देखता हूँ तो कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है। ठीक है, देखिए उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट और जापान के जो आसपास के जो समुद्री तट है वो गर्म और ठंडे धारा जो मिलते हैं, पानी जो मिलते हैं, वो उनका मिलने का एक स्थल है। इसलिए क्या करते हैं, मछलियाँ वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करती है, मतलब एक उनका एक क्या बोलते हैं, एक घर के समान, तो इसलिए ज़्यादा मात्रा वहाँ पर मछलियाँ पाई जाती हैं। क्लियर है ना? ठंड वाले को गर्मी चाहिए, गर्मी वाले को ठंड चाहिए, है ना? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कटने कटने ना रहा है, नहीं कटेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? 55 कहता है विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। ये भी लड्डू सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सेट आया है। ठीक है, एशिया व अफ्रीका में, एशिया व दक्षिण अमेरिका में,
उत्तरी अमेरिका व एशिया में, और चौथा है एशिया व यूरोप में। सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा, आप सभी को आज को पता है, बच्चा बच्चा बता देगा इसका आंसर। एशिया और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और अभी भी वर्तमान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हमारा कौन है? चाइना है। क्षेत्र में रशिया है। भारत दूसरा स्थान रखता है, और प्रतिशत में पूरा भारत का क्षेत्र है विश्व स्तर पर 2.4% है। क्लियर है? आगे मैं बढ़ूँ, ठीक है। कहता है 56 क्या कहता है? 56 कहता है जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। 4 ऑप्शन है: महासंघ, व्यापारिक, औपनिवेशीकरण और पुनर्जागरण। जल्दी से बताइएगा। देखिए सीधा सीधा इसका आंसर है, इसका आंसर होगा उपनिवेशीकरण या उपनिवेशवाद, हम कहते हैं इसे, ठीक है। होता क्या है देखिए, कॉलोनी होता क्या, आज हम लोग कहते हैं ना फलाने कॉलोनी में रहते हैं, वो वर्ड क्यों आया है? देखिए कॉलोनी का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति कहीं से आ करके बसना शुरू कर दे, प्लस बस जाए, बसने के बाद वो एक अपना एक छोटा सा सोसाइटी बना ले, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं। बात समझ में आ गया? और जो पुरुष शुरुआत से रह रहे उसको तो हम निवासी कहेंगे ना, देसी कहेंगे ना, लेकिन कॉलोनी में क्या एक तरह का फॉरनर वाला कॉन्सेप्ट आता है। बात सही है? अब समझिए। अब क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, मूल टर्म समझें कॉलोनी का मतलब। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जब दूसरे देश वाले आकर के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बदलाव में प्रभाव करते हैं, है ना, तो जिस तक ब्रिटेन वाले आज हम लोग भी देखते हैं, मुझे थोड़ा शर्म आता है, ठीक है। शर्म क्या आता है? मुझे घृण भी आता है इससे केवल मतलब हम लोग भारतीय हैं, संस्कृत को इग्नोर कर चुके हैं पूरी तरह से, और इंग्लिश को पूरा बढ़ावा देते हैं। सरकार भी सोई हुई है। देखिए क्या करती है सरकार, हिंदी संस्कृत को बढ़ावा देना चाहिए, उर्दू को भी बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन इंग्लिश को नहीं, ठीक है। चलिए आगे कहता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? वाह वाह, ये भी इजी है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला उपनिषद, दूसरा वेद, तीसरा अरण्यक, चौथा है पुराण। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका? सीधा सीधा आंसर एक है, लड्डू सा है, क्या मैं बोलूँ? उपनिषद इसका सीधा सीधा अर्थ है। उपनिषद का ही मतलब होता है समीप जाकर बैठना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में 58 क्या कहता है? 58 कहता है किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब प्रोमिनेंट प्रभाव था, इंपॉर्टेंस था, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास हड़प्पा सभ्यता, दूसरा वैदिक काल, तीसरा महाजनपद और चौथा है गुप्त काल। इसका भी आंसर बहुत सा इजी है, जल्दी से बताइए। देखिए गुप्ताज जो पीरियड था ना, वो टैक्स के लिए फेमस रहा है, और भी बहुत सारे फेमस रहे हैं टैक्स के लिए, ठीक है। और नहीं मतलब टैक्स सिर्फ फिर बोल दिया, ठीक है। सांस्कृतिक, सभ्यता, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए फेमस था, ठीक है। तो ये है कि कर की प्रणाली गुप्त काल में सबसे प्रमुख माने गए थे। गुप्त वंश की जो प्रसिद्धि की अवधि के कारण ही इसको स्वर्ण युग के या फिर स्वर्णिम युग के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है ना? तो मैं छोटे छोटे से टर्म में इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो एक क्वेश्चन में ही 2-3 आंसर भी आपको बन सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करते? ये भी लड्डू सा, पता नहीं, इतना ईजी सेट नहीं देना चाहिए था। खैर, कहता है छोटा नागपुर, दूसरा है बस्तर, तीसरा है दुर्ग, चौथा है कुल्लू। कुल्लू मनाली आपको पता होगा, ठीक है। आज तक कभी गया नहीं, बॉर्डर पर गया हूँ बट पूरा घूमा नहीं था, ठीक है। वापस आ गया था, ठीक है। मौसम का हेर फेर हो गया था, बहुत पुराना बात है, 2017 का बात है। खैर आते हैं क्वेश्चन पर। तो मुंडा जो जनजाति वो कहाँ निवास करती? तो ये सीधा सीधा आंसर है भाई छोटा नागपुर, रांची की तरफ, आपको झारखंड में मिल जाएगा। क्लियर है ना? छोटा नागपुर में निवास करती हैं, ठीक है। अब यदि डीप थोड़ा सा इसकी जानकारी में यदि तो मुंडा दक्षिण पूर्वी एशिया का आदिवासी समूह है। याद रखिए कहाँ कहाँ है? दक्षिण पूर्वी एशिया का, दक्षिण पूर्व एशिया का एक आदिवासी समूह है। बात समझ में आ गई? ये ब्रिटिश काल से ही इधर मूव किए थे, ठीक है। उसके पहले भी मूव किए हैं, ठीक है, बहुत पहले मूव किए हैं, खास करके ब्रिटिश काल में इसके बारे में लोगों को खास जानकारी हुआ। अभी झारखंड जो छोटा नागपुर पड़ता है, ये झारखंड में निवास करने वाला स्थल है। और साथ में साथ ये कहाँ और पाए जाते हैं, जैसे कि मतलब ये जो जनजाति कहाँ रहते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, फिर बिहार हो गया, उधर मध्य प्रदेश हो गया, तो इन सब क्षेत्रों में रहते हैं। साथ ही साथ यदि मैं बोलूँ तो बांग्लादेश में भी ये पाए जाते हैं, याद रखिएगा, बांग्लादेश में भी ये पाए जाते हैं। अच्छा एक और सवाल बता देता हूँ मैं। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय से लेकर पूरा 1928-30 तक ये पूरा एक्टिव रहे थे, साथ रहे थे। ये लाखों में लोग शामिल हुए थे।
मतलब अंग्रेजों के साथ लड़ने में। क्लियर है? आज का आखिरी सवाल मैं कर देता हूँ, ठीक है? 30-30 का मैंने बताया था, 30-30 क्वेश्चन में मैं यहाँ पर डील करूँगा। कहता है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? घूर्णन कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, कक्षीय समतल कहते हैं, अपरादीप्ति वृत्त कहते हैं। वृत्त, हाँ, प्रादीप्ति वृत्त कहते हैं। जल्दी से बताइएगा इसको क्या कहते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं, मंदिर के चारों तरफ घूमने हैं, तो पंडित बोलते हैं ना, पंडित जी बोलते हैं आप परिक्रमा पूरा कर लीजिए, है ना? तो इसको क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। क्लियर है ना? कन्फ्यूज नहीं ना हुए, परिक्रमण कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे मैं बढ़ूँ, ठीक है? अब आगे क्या बढ़ना, आज का ये आखिरी क्वेश्चन था, कल मैं फिर आगे लेकर के आऊँगा 61 से 30-30 ही बना रहा हूँ, ताकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने और टेंशन आप लोगों को ना हो, है ना? वीडियो आराम से देख सकें, बोरिंग ना हो। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ मैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिएगा, छोटों को प्यार देते रहिएगा। यार छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप लोगों के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ, आपके भविष्य के लिए काम कर रहा हूँ। इसे शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को जो बोलिए, दोस्तों से शेयर करिए, है ना? रिलेटिव से शेयर करिए, जोड़िए उन लोगों को, ताकि ताकि हर कोई देखे। वो लोग भी क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो आपके भी दिमाग में सवाल आएगा कि हाँ इसका सवाल ये होगा। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, तो बनाने में मदद मिलेगा। ठीक है, ये आपका ही फ़ायदा है, इसलिए मैं ही आपको कह रहा हूँ कि आप शेयर करिए। मैं एक इंसान कितना करूँगा फिलहाल शेयरिंग में, है ना? ज़्यादा ग्रुप में मैं ऐड रहता नहीं हूँ, ठीक है? पढ़ने पढ़ाने का काम है, तो मतलब टेक्निकल टर्म में ज़्यादा मैं टाइम देना पसंद नहीं करता हूँ। क्लियर है? चलिए फिर मिलता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।